साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर ये आ रही है कि लोजपा के दोनों धड़े में जो लड़ाई हुई है, जो टक्कर हुई है, उसमें चच्चा पर बच्चा भारी पड़ गया है। अब पूरी कहानी ध्यान से सुनिए। साथियों, लोजपा का मतलब हुआ लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको इंग्लिश में संक्षेप में एलजेपी कहते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की एक क्षेत्रीय पार्टी है और इसकी स्थापना रामविलास पासवान ने की थी। रामविलास पासवान की भी जिंदगी थोड़ी रोचक रही है। 1968 में 1968 में उनका चयन बिहार सरकार में डीएसपी के रूप में हो गया था। डीएसपी, जिसे हिंदी में पुलिस उपाधीक्षक कहते हैं। और यदि रामविलास पासवान डीएसपी बन गए होते तो आईजी होके रिटायर करते। लेकिन जो कहते हैं ना, उनको खाकी से ज्यादा खादी से लगाव था और रामविलास पासवान ने डीएसपी पद ज्वाइन ही नहीं किया, योगदान ही नहीं दिया और वे राजनीति में आ गए, सियासत करने लगे। रामविलास पासवान जाति से आते थे, जो बिहार में दलितों की एक महत्वपूर्ण उपजाति, आप कह सकते हैं, उपजाति है। और ये पासवान लोगों की भी रोचक कहानी है। पासवान शब्द जो है वो उर्दू के पासवां शब्द से आया है। पासवां का मतलब होता है रक्षक। अंग्रेजों के जमाने में जो चौकीदार बहाल होते थे, उन चौकीदारों में ज्यादातर पासवानों की बहाली होती थी। आज भी जो ज्यादातर चौकीदार थानों में ड्यूटी करते हैं, उसमें ये पासवान लोग बड़ी संख्या में होते हैं। तो रामविलास पासवान तेज तर्रार थे, पढ़े लिखे थे। धीरे धीरे बिहार में वो पासवानों के सबसे बड़े नेता बन गए। मुझे याद है 1977 में जब मैं छोटा हुआ करता था, स्कूली बच्चा था, तो सबसे पहले मैंने रामविलास पासवान का नाम सुना था। 1977 में इंदिरा गांधी ने आम चुनाव करवाए थे और उन चुनावों में रामविलास पासवान हाजीपुर से 4.5 लाख वोटों से जीते थे, जो हिंदुस्तान में उस समय का एक रिकॉर्ड था। तो उस समय रामविलास पासवान की बहुत चर्चा होती थी और हम लोगों ने भी, घर के जो बड़े लोग थे, उनसे रामविलास पासवान का नाम सुना था। रामविलास पासवान की राजनीति के 2-3 मुख्य आप कर सकते हैं फीचर्स थे, लक्षण थे। एक तो ये कि रामविलास पासवान को अपने परिवार से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, मतलब परिवारवाद में वो समझिए बिल्कुल शीर्ष पर थे। इसलिए रामविलास पासवान खुद राजनीति में आए। उन्होंने अपने छोटे भाई रामचंद्र पासवान को राजनीति में लाया, वो भी समस्तीपुर से एमपी रहे। फिर एक और छोटे भाई थे पशुपति कुमार पारस, जो आज की तारीख में केंद्रीय मंत्री हैं। फिर रामविलास पासवान ने अपने बेटे को बढ़ाया, चिराग पासवान को, जो अभी जमुई के सांसद हैं। फिर रामविलास पासवान के जो भतीजा हैं प्रिंस राज, वो अभी समस्तीपुर के सांसद हैं। तो एक रामविलास पासवान की राजनीति का फीचर था कि उन्होंने परिवारवाद को, मतलब समझिए कि डंके की चोट पर अंजाम दिया। रामविलास पासवान का राजनीति का दूसरा फीचर था कि उनको खूंखार अपराधियों से गहरी मोहब्बत थी, गहरा लगाव था। और सूरज भान सिंह जो एक खूंखार अपराधी है बिहार का, उसके बारे में रामविलास पासवान ने एक बार बहुत ही बेशर्मी से कहा था, निर्लज्जता से कहा था कि ये तो एक महान समाज सेवी है। तो इस तरह लोजपा में अपराधियों का खुले दिल से स्वागत किया जाता था। और ये भी रामविलास पासवान की राजनीति का एक हिस्सा हुआ करता था कि बाहुबलियों को वे हमेशा गले लगाया करते थे। रामविलास पासवान की राजनीति का एक तीसरा जो हिस्सा था, वो था कि वो मौसम वैज्ञानिक थे। यानी हमेशा राजनीति का मौसम देखते रहते थे और मौसम के मिजाज भांपकर पार्टियां बदलते थे, गठबंधन बदलते थे। जैसे रामविलास पासवान ने वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दिया था गुजरात दंगों का विरोध करते हुए, और बाद में वे खुद नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बन गए। तो बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता था और राजनीतिक मौसम के अनुसार उनका रंग बदलता रहता था, उनका चाल चरित्र और चेहरा बदलता रहता था। रामविलास पासवान अपने पारिवारिक जीवन में भी काफी विवादित रहे। उनकी पहली पत्नी थी राजकुमारी देवी,
जिनको बाद में उन्होंने छोड़ दिया और एक पंजाबी महिला रीना से शादी कर ली, जो चिराग पासवान की मां है, रीना पासवान के नाम से अब जानी जाती है। और राजकुमारी देवी का क्या हाल हुआ, किस हालत में है, वो मुझे लगता है जो रामविलास पासवान का पैतृक गांव है खगड़िया में, शहर बन्नी, वहीं पर पड़ी रहती हैं और उनकी सुध लेने वाला ऐसा कोई रहता नहीं है। तो ये तो रामविलास पासवान की कहानी हुई। रामविलास पासवान खुद राजनीतिक रूप से काफी सफल रहे, वो चाहे किसी की सरकार हो, वीपी सिंह की सरकार हो या बाद की सरकार हो, वाजपेयी की सरकार हो या फिर मोदी की सरकार हो, सब में वो एक परमानेंट फिक्सचर रहते थे, वो सरकार का एक अभिन्न हिस्सा रहते थे। जैसे कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, वैसे रामविलास पासवान केंद्र सरकार के अभिन्न हिस्सा रहते थे। कुछ साल पहले जब रामविलास पासवान की मौत हो गई तो उनकी जो पार्टी लोजपा है वो दो धड़ों में बट गई, क्योंकि एक उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया चाचा और भतीजा में। चाचा हुए पशुपति कुमार पारस और भतीजा हुए चिराग पासवान। तो जो 5-6 सांसद जो थे लोजपा के बिहार से, उसमें एक चिराग पासवान को छोड़ के सारे जो सांसद थे वो पशुपति कुमार पारस के खेमे में चले गए। जैसे समस्तीपुर के प्रिंस राज हुए, खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर हुए, ये लोग सब पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए। पशुपति कुमार पारस ने नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लिया और मोदी जी ने उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया। इधर चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का नाम रख लिया लोजपा रामविलास और पशुपति कुमार पारस की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोजपा हो गया। चिराग पासवान ने शुरू के दिनों में फिल्मी दुनिया में भी थोड़ा हाथ आजमाया था और कंगना रनौत के साथ उनकी एक फिल्म आई थी। अब देखिए जोड़ी भी कैसी बनी, इधर चिराग पासवान इधर कंगना रनौत, और वो फिल्म बुरी तरह से पिट गई। तो फिल्मों का बुखार जो था वो चिराग पासवान से उतर गया और उन्होंने पूरी तरह राजनीति को ही अपना समय देने का मतलब फैसला किया। चिराग पासवान ने भी मतलब अपने पिताश्री के चरणों में रह के पिताश्री की राजनीति के ही कुछ गुर सीखे। उसमें यह भी एक गुर था कि भाई माफिया लोगों को बिल्कुल गले मिला के रखो। ऐसे चिराग पासवान नारों में कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन उनके दिल में हमेशा रहता है माफिया फर्स्ट। और उन्होंने एक खूंखार अपराधी हुलास पांडे को अपनी पार्टी की संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। हुलास पांडे के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैंने सीबीआई को सूचना दी कि हुलास पांडे ने ही रणवीर सिन्हा सरगना परमेश्वर मुखिया की हत्या करवाई थी और मेरी सूचना पर सीबीआई ने हुलास पांडे को चार्जशीट कर दिया। मेरी गवाही ली गई, केस डायरी में मेरी गवाही दर्ज हुई और उसके बाद चिराग पासवान ने हुलास पांडे को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया, उसका इस्तीफा ले लिया। लेकिन अभी भी हुलास पांडे पार्टी में बना ही हुआ है। तो उस बात को भी हम लोग आगे ले जाते हैं कि चिराग पासवान ने जो पिछला जो विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ था 2020 में, उसमें सारे जगहों से चुनाव लड़ा था और खुद तो इनका कोई विधायक जीत नहीं सका, लेकिन उन्होंने पलटू राम को अच्छी खासी मतलब हानि पहुंचा दी, नुकसान पहुंचा दिया एक वोट कटवा का काम करके। अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 के, इसमें जो सीट शेयरिंग हुई है उसमें एनडीए में चिराग पासवान को 5 सीटें मिल रही है, 5 की 5, और पशुपति कुमार पारस इनके जो चाचा जी हैं उनको एक भी सीट नहीं मिल रही है। मतलब कपिल शर्मा के शब्दों में कहें तो पशुपति कुमार पारस को बाबा जी का ठुल्लू मिल गया। यहाँ की हाजीपुर पर दोनों की नजरें थी चाचा भतीजा की, तो हाजीपुर से भी अब तय हो गया है कि लगता है चिराग पासवान ही लड़ेंगे। अब पशुपति कुमार पारस के बारे में बात आ रही है कि वो लालू जी से संपर्क में है और हो सकता है वो राजद के समर्थन से हाजीपुर से प्रत्याशी हो जाए। और चिराग पासवान तो खैर खुद को मोदी जी का हनुमान बताते ही आ रहे हैं, तो हाजीपुर की लड़ाई हो सकता है बहुत दिलचस्प हो जाए। ये मतलब आप कह सकते हैं चच्चा और बच्चा की भिड़ंत देखने को मिली। और बिहार के लोग जानते हैं कि हाजीपुर के जो केले होते हैं वो बहुत मशहूर होते हैं। बिहार में हाजीपुर केलों के लिए ही जाना जाता है। आप गांधी ब्रिज पर पहुंचेंगे, गंगा के ऊपर जो गांधी पुल है, तो आपको बहुत सारे लोग इस तरह से केले के गुच्छे उठा के दौड़ते हुए मिलेंगे और लोग बस की खिड़कियों से हाथ निकाल निकाल के केले खाते रहते हैं। और अभी की जो राजनीति हो रही है इसमें हाजीपुर लोकसभा सीट समझिए कि एक केला हो गया है और चच्चा और बच्चा दोनों उस केले के लिए बंदरों की तरह लड़ रहे हैं। तो केले के लिए चच्चा और बच्चा का झगड़ा देखते रहिए और आप लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दास बोले बिंदास को। धन्यवाद, जय हिंद।